नमस्कार। आज भगवान श्री रामचंद्र जी का आप ये समझें कि उस टेम्पल का इनॉग्रेशन ज़रूर हो रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आज हमें भगवान राम की वैल्यूज़ को समझना चाहिए। वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? वो थे, वो नहीं थे, एक्सेट्रा जो भी डिबेट्स हैं, सेट असाइड प्लीज़। उसको अलग कर दें आप कंप्लीटली। लेकिन अगर राम की जो वैल्यूज़ हैं, सपोज़ करो एक स्टोरी ही समझें आप। लेकिन जो राम की वैल्यूज़ ऑल ओवर इंडिया एक एक्सेप्टेड नॉर्म्स है, तो हमें उन वैल्यूज़ पर कॉन्संट्रेट करना चाहिए। टेम्पल्स का इनॉग्रेशन एक चीज़ है, दैट इज़ अ सिंबल दैट आर बीइंग इंस्टॉल्ड समवेयर। इस बात को हमें समझना चाहिए। लॉर्ड राम से हमें क्या सीखना चाहिए? और ये हमारे लिए एक परीक्षा जैसा भी है कि प्रैक्टिकल लाइफ में हम एप्लीकेशन उसका करते हैं, उन वैल्यूज़ को करते हैं या नहीं करते। ये एक बहुत चैलेंजिंग टास्क है। अगर नहीं करते तो करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो चीज़ नेचुरल नहीं है, वो कभी भी बेनिफिशियल नहीं हो सकती। सो ज़रूरी है कि जो हमारे लिए प्रैक्टिकल वैल्यूज़ हैं ह्यूमन लाइफ के लिए, कि हम पीसफुल, हैप्पी और एक सस्टेनेबल ग्रोथ पाथ पर कंटिन्यूअसली मूव करें, स्ट्राइव करें, स्ट्राइड करें, कंटिन्यूअस और सक्सेसिव कंट्री के अंदर, सोसाइटी के अंदर, फैमिली के अंदर और हमारे भी अंदर एथिकल, मोरल, नैतिक वैल्यूज़ की मीनिंग क्या है? हम क्यों राम की पूजा करते हैं? कुछ लोग पूजा करते हैं किसी और पर्पज़ से, भगवान का ब्लेसिंग्स पाने के लिए। कुछ लोग अपने इनर अ अ, अपनी प्यूरिफिकेशन के लिए पूजा करते हैं, शांति के लिए, इनर पीस के लिए। आई मीन शांति दैट मीन द इनर पीस, है ना? के लिए पूजा करते हैं। सो अलग-अलग आदमी के लिए अलग-अलग राम है। राम को हम अ, भारतीय कल्चर और भारतीय वैल्यूज़ से जोड़ते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर रिलिजन के लिए राम है। राम सभी के लिए है। क्योंकि इस सबकॉन्टिनेंट के अंदर जो भी लोग रहते हैं, वो सभी यहाँ की वैल्यूज़ से इंस्टाइंड हैं। यहाँ जो आता है, सपोज़ करो कोई फॉरेन से आता है, 10 साल भारत में रहे, तो भारत की जो वैल्यूज़ हैं, सोसाइटल वैल्यूज़ हैं, वो उनमें ही नहीं एंटरटेन्ड हो जाएगा, है ना? इस तरह से जितने भी लोग यहाँ रहते हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो उन चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं। वो किसी भी रिलिजियस डिनोमिनेशंस में हों, किसी भी फ़ेथ में हों या बिना फ़ेथ के भी हों, उनकी भी अपनी मोरल और एथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं। सो भगवान राम की जो वैल्यूज़ है, सबसे जो अल्टीमेट वैल्यू है, वो सैक्रिफाइस है, जो मुझे बहुत पसंद है। व्हाट यू कैन सैक्रिफाई, दैट इज़ वो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अगर आप क्या सैक्रिफाई कर सकते हैं, वो कोई भी चीज़ है, किसी भी पर्सनल प्रॉपर्टी या फिर अपने लव अफेयर्स या फिर अपनी ग्रीड को, जो आपकी एम्बिशियस, हाईली एम्बिशियस ग्रीड होती है, आप उसको सैक्रिफाई करते हैं। एक प्रोग्रेसिव जो आपका एक शेयर है, उससे ज़्यादा पाने की जब कोशिश करते हैं, तो आप अनएथिकल एरिया डोमेन्स में जाकर के काम करते हैं, है ना? सो दैट इज़ कॉल्ड क्राइम।
सो जो जिसका अपना एरिया है, उस पर्टिकुलर एरिया में वो काम करता है, उन्हीं नैतिक और एथिकल वैल्यूज के ऊपर। सो दैट इज द अल्टीमेट थिंग आई डू। सैक्रिफाइस का मीनिंग होता है, आप देखें इंडिपेंडेंस में हमारे काम आया। इंडिपेंडेंस के दौरान कितने लोगों ने अपनी लाइफ सैक्रिफाई कर दी। हम भी आराम उठा सकते थे घर पे रह के, हमें भी पाला था माँ बाप ने दुख सह सह के। आप समझ रहे हैं? सो सरदार भगत सिंह, ये जो ऐसे लोग हैं जो सैक्रिफाई करते हैं, वो एक सिंबल ऑफ, जैसे भगवान राम ने राजा बनने के बजाय 14 साल की वो सफरिंग से जंगल में जाना उन्होंने एक्सेप्ट किया। सो उसके बाद से उस वहां जाने के बाद उन्होंने कितनी कुछ सैक्रिफाई की, है ना। और पूरी जिंदगी उन्होंने अपने वैल्यूज और प्रिंसिपल्स के लिए सैक्रिफाई किया। माता सीता को वनवास से आने के बाद उन्होंने जब थ्रोन पे बैठे, उसके बाद उन्होंने जब सीता जी को घर से निकाला, जो भी रीजंस हैं, एवरीबॉडी नोज दैट। सो अब सोचो कि एक पर्सनल अगर राम होते तो वो काम कर लेते, बीइंग एज राजा किंग। उनकी अपनी मोरल और एथिकल वैल्यूज अलाउ नहीं करते। वो खुद भी उस चीज से दुखी है कि अपनी वाइफ को जो इतना मोहब्बत करते हैं, जिनसे प्यार करते हैं, उसको सेक्रीफाई करना होता है, और उसके बाद से वो उसमें भी दुखी होते हैं। हर मोमेंट पर रामायण में सेक्रीफाइस आपको दिखाई देगा। कर्तव्य जहां ड्यूटी आती है, वहां वो स्टैंड करते हैं। जैसे हमारे बॉर्डर पर सिक्योरिटी फोर्सेस गाइड कर कंटिन्यूअसली हमें प्रोटेक्ट करते हैं, थैंक्स टू आवर सोल्जर्स, जो वो भी अपनी लाइफ सेक्रीफाई करते हैं, अपना दिन सेक्रीफाई करते हैं, अपने फैमिली से दूर होते हैं फॉर प्रोटेक्शन ऑफ आवर सेल्फ, माई सेल्फ एंड आवर सिटीजन्स, आवर लैंड, our borders must have to be secured, kind of things they do. So sacrifice is a very important component. अब उससे कि नीचे वाला जो स्टेप है, करेज, when you have the courage to take the decision, to take the something, करेज के बिना आप सेक्रीफाई नहीं करते, नहीं। और लाइन ऑफ ड्यूटी, थर्ड कंपोनेंट इज लाइन ऑफ ड्यूटी। सो ये कंपोनेंट भगवान राम में दिखाई देगा। वो जंगल में जाते, वो वहां रह सकते थे, बावजूद इसके उन्होंने डेमन्स के साथ फाइट किया कंटिन्यूअसली। जहां भी लोग परेशान होते थे, वो वहां जाकर के उस मैटर को हैंडल करते थे। बीइंग एज ए किंग, वो वहां पे भी इन चीजों को ठीक करना, साधारण लोगों को जो लोग परेशान करते उनके साथ वो फाइट करते, नहीं। तो ये सारे कंपोनेंट होते हैं लॉर्ड राम में। और सोसाइटी के लिए भी, और शासन किस तरह चलाया जाना चाहिए, इसके लिए भी जब वो राजा बने हैं तो उन्होंने ये रिप्रेजेंट किया है कि राजा को किस तरह होना चाहिए, किस तरह टैक्स को लेना चाहिए, किस तरह उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सोसाइटी के अंदर उस समय तमाम सारे राजा रानियां, एक राजा कई सारी रानियां रखने का कॉन्सेप्ट था। इवन अकबर के जमाने में भी हजारों रानियां रखने का कॉन्सेप्ट था, लेकिन उन्होंने एक वाइफ रखा। जो आज हमारे यहाँ भी नेशनल कॉन्सेप्ट यही है, एक वाइफ रखते हैं राजा होने के बावजूद, और उसी से प्यार करते हैं। और उन्होंने ही एक एग्जाम्पल सेट किया कि हाउ शुड ethic and moral values should be set for the society itself. आज हम देखें, यही लॉ है हमारे देश का, एक वाइफ रखना, polygamy etc is not allowed it in the country। और हमारे एथिकल मोरल प्रिंसिपल्स में भी ये नहीं है। लेकिन जब जब भी हम अपने मोरल और एथिकल प्रिंसिपल्स से डेविएट होते हैं, राइटसनेस से डेविएट होते हैं, सो सोसाइटी बिकम्स करप्ट।
और हम इस करप्शन को अब हम जा रहे हैं सेकंड जोन में। हमने कभी भी इन वैल्यूज को अपने अंदर अडॉप्ट नहीं किया अनफॉर्चुनेटली। इन लार्ज एनालिसिस अगर किया जाए, अगर किए होते तो हम गुलाम नहीं होते, हमें कोहेशन नहीं था। आप सोचें, हमने लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी को इक्वालिटी से दूर रखा बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन के कॉन्सेप्ट्स पर हमने एक सोसाइटी को डिवाइड रखा। अब जब नेशनल यूनिटी की जरूरत पड़ी तो हमने कभी भी उसको कंबाइंड न कर सके। SC ST अदर को कास्ट को हमने बहुत दूर रखा, लड़ाई करने के लिए केवल एक कास्ट रह गई, है ना। तो नंबर ऑफ पीपल लड़ने के लिए कम हो जाते हैं जब नेशन के प्रति ड्यूटी करने की बात आती है। 1000 साल से तो हम अपने गुलाम रहे हैं। नहीं, गुलाम आई मीन क्या होता है? सबमिशन टू द और कल्चरल एंड एथिकल मोरल प्रिंसिपल्स टू समबडी एल्स। गुलामी का मीनिंग ये होता है, जब कोई हम पे गुलाम शासन करने लगा। 800 साल तक मुस्लिम शासन रहे हैं कंट्री के अंदर। दिल्ली सल्तनत फलान, उसमें भी 8 5 नहीं डायनेस्टीज आई। दिल्ली सल्तनत में भी मुगल्स हो गए, फिर अफगान्स हो गए, फिर फला हो गए। मुस्लिम रिलीजन जो था, मैं इस पे प्रीच नहीं करता हूँ बिकॉज आई डोंट नो द रिलीजन मच अबाउट, बट लिटिल बिट मैंने उसको पढ़ा हुआ है। वैल्यूज उसमें बहुत अच्छी अच्छी हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकली फॉलो नहीं करते। इलिटरेट राजा हुआ करते थे उस जमाने में, उसने उन्होंने सक्सेसिवली सप्रेस किया चीजों को। अब क्योंकि इस्लाम में मूर्ति पूजा जैसी चीजों पर प्रतिबंध है, तो उन्होंने जब यहाँ पे उनका शासन हुआ तो सारे टेम्पल्स को तोड़ना शुरू कर दिया, डिस्ट्रक्शन किया, लूट की जगह जगह पर। सो जो यहाँ की ट्रेडिशंस थी, टेम्पल्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करना और उन्हीं पर सारे धन अर्जित करना, जो ब्राह्मण्स थे इन्होंने अपने नियम कानून बनाए। नहीं, तो ये एसेट्स पर राज करना शुरू कर दिए, और क्षत्रिय और किंग बन गए वो डिफेंस के लिए, बाकी सारे लोग सबमिशन कर देते, उनको एसेट्स ले जाके देते थे। सो ये एक सोसाइटी बन गई थी उस जमाने में, और वो हायरार्किकल थी, किसको लड़ना है किसको नहीं लड़ना है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन गया। सो द वैल्यूज जो थी ना वो डिग्रेड हो गई, किसी को पढ़ने का अधिकार नहीं। कोई एक ही जाति के लोग पढ़ेंगे, बाकी जाति के लोग उसको फॉलो करेंगे, सुनेंगे, वेदा को चैंट करना, बोलना, गाना, ये सारी चीजें अलाउड नहीं थी। तो सक्सेसिवली हमने लिटरेसी लोगों में नहीं ट्रिकल डाउन करने दिया, नहीं। सो हमारे जो लोग थे वो इलिटरेट रह गए, लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, और लड़ने, फाइट करने, अपने राइट्स के लिए डिमांड करने से बहुत दूर रह गए। बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में भारत डिवाइडेड था, लेफ्ट इधर उधर नहीं, 16 17 तो महाजनपदा थे, बाकी सारे सेक्शंस डिवाइडेड थे। ये नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में तो और सारी प्रॉब्लम्स थी। सो 552 तो जब यहाँ से आजादी मिली तो कई राजा थे। अंग्रेजों से आजादी के बाद 552 प्रोविंसेस थे। तो हमारा जो सोसाइटी थी वो बहुत ही मच डिवाइडेड और इस तरीके से बनी हुई थी। उसको कैसे हम एक साथ एक सूत्र में बांध सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आज भी रीजनल फोर्सेस भी काम करती हैं, तो यहाँ पे भी समस्या है, देश के अंदर यूनाइट करने में प्रॉब्लम होती है। हमें एक रह करके सोसाइटी के और कंट्री के प्रति और अपनी ड्यूटी को समझते हुए काम करना चाहिए, जो हमें भगवान राम से सीखने को मिलती है। अगर हम उन वैल्यूज को अडॉप्ट करें और उसको प्रैक्टिस करें, इनटॉलरेंस, डिवीजन जैसे जो कॉन्सेप्ट्स हैं इसको अडॉप्ट ना करें, जो कि हम बहुत जल्दी करते हैं। अब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हर किसी को सोचने, समझने और रीजनिंग करने की, जो मैं बोल रहा हूँ इसे आप सोच सकते हैं कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, और आप अपने
इंटेलेक्ट से इसको डिसीजन ले सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, वे फॉरवर्ड क्या है। तो आप खुद भी इसको जजमेंट करें और अडॉप्ट करें, और जिसकी भी बातें सुने उसको समझें, और खुद भी पढ़ाई लिखाई करें, क्योंकि इसकी बहुत जरूरत है कंट्री को भी और आपके करियर को भी। और वैल्यूज को अगर हम फेंक देंगे कहीं, तो हम फिर से फंस जाएंगे कहीं ना कहीं। सपोज दैट आज हम करंट कंटेम्प्रेरी एग्जांपल देना चाहते हैं। इजराइल एक छोटा सा कंट्री है, आइलैंड से भी छोटा है। उसके साथ हम दोस्ती करने, उसकी हमारी दोस्ती है जिस पर हम प्राउड फील करते हैं। कैन यू बिलीव दैट? इतना बड़ा हमारा देश है, हमारे पास सारे रिसोर्सेस हैं, मैन पावर है, टेक्नोलॉजी है, हमने हर डायमेंशन में स्ट्राइव किया हुआ है। बावजूद इसके कि हम वो छोटा सा देश है कुछ चंद लोगों का, उसके साथ हम दोस्ती पर प्राउड फील करते हैं। और सबसे उस पे ऊपर बात यह है कि वहां से लोग हमारे उत्तर प्रदेश और हरियाणा में रिक्रूटमेंट करने के लिए, यूथ का रिक्रूटमेंट करने के लिए इस दौरान आए हुए हैं, और जिस पर मैं प्राउड फील करता हूं वहां जाने में। आप समझने की कोशिश करें, जबकि उन्हें प्राउड फील करना चाहिए हमारे साथ रिलेशनशिप रखने में। लेकिन क्योंकि हम लोग उनसे, जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ 2 बार, जिसमें उसने मेरी मदद की, उस छोटे से आइलैंड नेशन ने हमारी हेल्प की। हमारा डिफेंस इतना कमजोर है, हम लोग अपनी वैल्यूज को, अपनी ड्यूटीज को समझते नहीं है एज ए सिटीजन। मजा लेने और एंजॉय करने में हमें कोई हेल्प कर दे तो हम कुछ कर लें, गवर्नमेंट कुछ हेल्प कर दे, हजारों लोग, लाखों लोग गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं फ्यू जॉब्स के चक्कर में। कभी ये हम नहीं सोचते क्या हमारी जो कैपेसिटी है वो केवल गवर्नमेंट जॉब के लिए बनी है? क्या मेरा जीवन इतना छोटा है कि केवल मैं गवर्नमेंट जॉब करूंगा? गवर्नमेंट जॉब में क्यों करूंगा? मैं इस जॉब को फेंकता हूँ, अगर वो दे भी मुझे तभी मैं नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें वो चीज नहीं है। हमारी कैपेसिटी को बांध देता है। एक जूनियर इंजीनियर बन गया तो 80, 85, 1 लाख सैलरी, जिंदगी भर मुझे उसमें काम करना है। तो क्या मैं जिंदगी, मेरी इन्वेस्टमेंट उसी पे होनी है? क्या मैं उससे बेहतर नहीं कर सकता? क्या मैं पैरालाइज्ड हूँ? ये हमें क्वेश्चन करना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए। असिस्टेंस गवर्नमेंट देने के लिए तैयार है, हमें सेल्फ एक्सप्लोरेशन करना चाहिए, अपने बेस्ट टैलेंट को मेहनत करके उभारने की जरूरत है, जिससे हमारा भी स्ट्रक्चर दुनिया में बढ़ सके। चंद लोगों का मुल्क है इजराइल, मुझे बहुत ग्लानि फील होती है, मैं बहुत सेम फील करता हूँ उसके साथ दोस्ती करने से, और जिसपे हम प्राउड भी फील करते हैं। दोस्ती है, होनी चाहिए हर देश के साथ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सवाल ये है कि हम प्राउड फील करें, उसको हम पर करना चाहिए। हम मिलियन लोग हैं। सो हम लोगों ने जो काम किए हैं अभी तक, वो प्रोडक्टिव नहीं है, इसका मीनिंग है लाखों लोग जॉबलेस है, सिस्टम पूरा, डिफेंस सिस्टम कोलैप्स्ड है। हमें खुद से मिलियन लोग, बिलियन लोग होने की वजह से, यूथ 65% होने की वजह से रिस्क लेना चाहिए, अपनी ड्यूटी को फॉलो करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। भगवान राम से लेसन हमें सीखना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं श्री रामचंद्र जी के लिए, वो मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और मैं उनसे इंस्पिरेशन ड्रॉ करता हूँ खुद के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।